हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है ग्रेविटेशन। आप लोगों का क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है आपके लाइफ में हर जगह काम में आएगा। हमारे इंडिया का भी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसरो है वो भी करंटली अभी बहुत एक्टिव है। मतलब हमारा इंडियन स्पेस मिशन आजकल बहुत टॉप रैंकिंग में है। तो यार सभी लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। तो ये आप लोगों का जो आप लोग सीखेंगे अभी ये एकदम बेसिक आप लोग सीखेंगे कैसे कैसे ग्रेविटेशन काम करता है, सैटेलाइट कैसे वर्क करता है, उसके बाद कैसे ग्रेविटेशन आया है, कैसे वेरियस जो साइंटिस्ट थे कैसे उन्होंने ग्रेविटेशन का थ्योरी दिया, सैटेलाइट कौन से थ्योरी मेंटेन करे, कौन से पाथ में सैटेलाइट घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, सब कुछ जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जिसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब कुछ के बारे में आप लोग सीखेंगे इसके अंदर। तो चलिए आज से हम लोग का टॉपिक जो है ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशन और जानने से पहले सबसे पहले जो मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज है, सेलेस्टियल बॉडीज जैसे मूवमेंट करता है जैसे अर्थ, मून, सन, उसके बाद उसके अलावा सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं, मतलब अर्थ, मून, सन, जुपिटर, मरकरी, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी सेलेस्टियल बॉडी है। तो इनका जो स्टडी का जो पैटर्न था, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, बहुत सालों से लोगों क्यूरियस थे, बहुत सालों तक लोग क्यूरियस थे कि हम लोग का ये सेलेस्टियल जो हम लोग का बॉडीज है कैसे वर्क करता है, कैसे मूवमेंट होता है, फ्लैट है कि स्फेरिकल है। इसके ऊपर ही बहुत सारे थ्योरीज था, बहुत सारे साइंटिस्ट का, बहुत सारे फिलोसोफर्स का अलग अलग थ्योरी था। तो बहुत सारे फिलोसोफर्स तो आए बाद में जैसे केपलर, उसके बाद न्यूटन, जो आप लोग सबसे पहले पॉपुलर में न्यूटन ये तो आए, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने इसके बारे में बोला था वो हमारा एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, जिनका नाम था आर्यभट्ट या आर्यभट्ट, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये थे एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर, ये थे एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर। इन्होंने एक बुक लिखा, इन्होंने एक आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे आप लोग, सीख लीजिए क्या क्या इसके बाद डिटेल्स में सब कुछ हम लोग निकालेंगे। तो इन्होंने अपने एक बुक में लिखा जिस बुक का नाम है आर्यभट्टिया, आर्यभट्टिया। ये उन्होंने एक बुक लिखा जिसमें इन्होंने कहा कि जो हमारा सेलेस्टियल जो ऑब्जेक्ट्स है उसके सबसे पहले धारणा किसने, सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आर्यभट्ट ने अपने बुक आर्यभट्ट में। इसने जो कहा था कि हमारा जो सेलेस्टियल बॉडीज है, हमारा जो अर्थ है, इसमें आर्यभट्ट ने क्या किया था, हमारा अर्थ मूव्स अराउंड इन एन ऑर्बिट। इसमें आर्यभट्टिया जो बुक है इसमें आर्यभट्ट ने क्या लिखा था, इनमें लिखा था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड ए ऑर्बिट, ये सबसे पहले मेंशन किया था। तो और इनके 1000 साल बाद, 1000 साल बाद, 1000 ईयर्स लेटर कौन कौन आए, एक सब आप लोग सब जानते हैं, इनका नाम जोहानेस, केपलर और टाइको ब्राही। ये दो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, बहुत ही पॉपुलर एस्ट्रोनॉमर्स। आप लोग केपलर्स लॉ आप लोगों का सिलेबस में ही है और आज तक जितना सैटेलाइट घूमता है सब केपलर्स लॉ मेंटेन करके घूमते हैं। और टाइको ब्राही भी उस टाइम के बहुत ही बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने भी बहुत हमारे सन के अलावा जो हमारा नियरेस्ट स्टार है किसने सबसे पहले फाइंड आउट किया था, टाइको ब्राही ने। तो इन्होंने 1000 साल बाद फिर इन्होंने अपना अपना थ्योरीज दिया और आर्यभट्ट के 1000 साल बाद तो सबसे पहले किसने सबसे पहले दिया था, सबसे पहले दिया था आर्यभट्ट ने। तो 1000 साल बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपना अपना थ्योरी दिया, इन्होंने स्टडी किया कैसे सेलेस्टियल बॉडीज मूवमेंट करते हैं, कैसे सेलेस्टियल बॉडीज घूमते हैं। केपलस ने अपना 3 लॉस दिया था। केपलस ने 3 लॉस में सबसे पहले इन्होंने बोला था, जो लॉ मैं जब लोग पढ़ाऊंगा तब भी बोलूंगा। फर्स्ट लॉ केपलर का कहता है कि द ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो हमारा सन के चारों तरफ जो हमारा जो प्लैनेट्स घूमता है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। सबसे पहले ये किसने बोला था, केपलर ने बोला था। तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, और सन कहाँ रहेगा, एनी वन ऑफ द फोकस। एक इलिप्स का 2 फोकस होता है तो एक फोकस में सन रहेगा। ये सब आइडिया किसने दिया था, केपलर। जब मैं आप लोग को केपलर लॉज के बारे में पढ़ाऊंगा तब आप लोग को और भी डिटेल्स में मैं बोलूंगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इन्होंने भी बहुत थ्योरी दिया और इनके भी कुछ बहुत साल बाद कौन आए, जो आप सभी लोग जिसको जानते हैं जिसका नाम है न्यूटन। इनके बहुत साल बाद जो आए न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। तो कौन सा साल था, 1600 कुछ साल था, हमारा
100 कुछ साल था, एग्जैक्टली ईयर मुझे अब याद नहीं है, लेकिन तब न्यूटन के टाइम में क्या हुआ था, जब हमारा जो यहाँ पर क्या कुछ दिन पहले क्या हुआ था, कोविड-19 पैंडेमिक, वहाँ पर जब सर आइजैक न्यूटन के टाइम में एक और महामारी हुआ था, एक और पैंडेमिक हुआ था, क्या हुआ था, प्लेग बोल के एक पैंडेमिक हुआ था, किसके टाइम में, सर आइजैक न्यूटन के टाइम में। और उस टाइम उन्हें क्या घर में क्वारंटाइन में रहना पड़ा। और देखिए हम लोग जब क्वारंटाइन में थे, हम लोग का दिमाग उतना नहीं चल रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, फ़ोन में पड़े थे, कुछ भी कर रहे थे, वक्त बर्बाद कर रहे थे। लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने क्वारंटीन में रहते रहते जो फिजिक्स के वेरियस टॉपिक्स, जैसे ऑप्टिक्स हो गया, उसके बाद मैकेनिक्स हो गया, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, इसके अलावा आप लोग और भी मैग्नेटिज्म में भी न्यूटन का थ्योरी है, मैग्नेटिज्म, और भी बहुत सारे। और इसके बाद ग्रेविटेशन, उसके बाद हीट में भी इसका थ्योरी है, थर्मल फिनोमेना, हीट एंड थर्मल फिनोमेना, इसमें भी न्यूटन ने बहुत कुछ थ्योरी बनाए थे। तो ये सब न्यूटन ने कब बनाए थे, जब वो उन्होंने क्वारंटीन में उनको रहना पड़ रहा था। तो न्यूटन जो सर आइजैक न्यूटन थे वो बहुत ही मतलब टाइम वो वेस्ट नहीं करते। उस टाइम में उन्होंने ग्रेविटेशन का थ्योरी डिस्कवर किया। ग्रेविटेशन मतलब सर आइजैक न्यूटन, जो आप लोग तो स्टोरी जानते हैं, एप्पल गिर गया न्यूटन के ऊपर, उससे ग्रेविटेशन ने डिस्कवर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब न्यूटन सर के बहुत साल पहले से ही ग्रेविटेशन को लेके एक मतलब कॉन्सेप्ट चल रहा था कि कैसे प्लैनेट्स घूम रहा है। न्यूटन ने क्या सोचा, मतलब जो मैं आप लोगों को बोलूँ, फ्रीली फ्रैंकली मैं बोलूँ, क्या सोचा उनके टाइम में उन्होंने नोटिस किया कि जो हमारा मून है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज। तो इतने दिनों में मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और मून और अर्थ का बीच में डिस्टेंस कितना है, और हमारे पास, और हमें यह भी पता है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ कितना है, यह है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ये है मून और अर्थ का डिस्टेंस। तो ये हमें क्या पता है, ये टाइम पीरियड हमें पता है, और हमें क्या पता है, डिस्टेंस पता है, आर पता है। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, हम सभी लोगों को क्या पता है, 2πr, सॉरी 2πr/t नहीं, एक्सेलरेशन का मतलब है ω/r/t, क्योंकि हमें पता है v इक्वल्स टू ओमेगा आर। आप लोग सर्कुलर मोशन पढ़ के आ चुके हैं, वेलोसिटी ω/r/t। तो यही है हम लोगों का क्या, एक्सेलरेशन। तो ओमेगा का वैल्यू क्या है, अभी हम लोग को पता है ओमेगा मतलब 2π/t। तो अगर बिठा दे 2π/t² इंटू आर, मतलब देखिए क्या होगा, 2π, t का वैल्यू कितना है 27.3 डेज है, इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड होल स्क्वायर। आर कितना है, आर है हम लोग का जो डिस्टेंस है, सो 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। लेकिन हमें किस में, एसआई में करना पड़ेगा, किलोमीटर में किस में लेकर जाएंगे, मीटर में, सो इंटू 10³ तो ये जब सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेट करने के बाद, मैं पहले से इसको कैलकुलेट करके रखा हूँ, कैलकुलेटर में यूज़ करके आप भी कर सकते हैं। इसका वैल्यू जो आता है, इसका वैल्यू आता है 0.0027, इसका वैल्यू आता है 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या मिल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द मून कितना है, 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैंने क्यों निकाला, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन ऑफ मून है। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मून। तो एक्सेलरेशन ऑफ मून जब सर आइजैक न्यूटन ने घर में ऐसे कैलकुलेट किया, तो उन्होंने सोचा कि मून का जो एक्सेलरेशन है, तो व्हाट क्रिएट्स दिस एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन आता कहाँ से है, क्यों हो रहा है ये एक्सेलरेशन। मतलब उन्होंने सोचा व्हाट क्रिएट्स दिस एक्सेलरेशन, ये उनका सबसे पहले क्वेश्चन था, व्हाट क्रिएट्स दिस एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन है ही तो एक फोर्स तो होगा, क्योंकि हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यह भी सर न्यूटन ने सोचा कि अगर एक्सेलरेशन एक पैदा हो रहा है, तो यहाँ से उन्होंने क्या कहा कि अगर एक्सेलरेशन है तो देयर इज डेफिनेटली अ फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। और उन्होंने यहाँ से एक प्रेडिक्शन किया, ये जो एक्सेलरेशन आ रहा था,
यहाँ से न्यूटन सर ने एक प्रेडिक्शन किया। तो न्यूटन ने क्या प्रेडिक्शन किया? न्यूटन ने यहाँ से प्रेडिक्ट किया कि सर न्यूटन predicted that this acceleration is due to an attractive force between अर्थ एंड मून। अर्थ और मून मतलब ये अगर हम लोग का अर्थ है, ये मून है, ये दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। ये इसको इस तरह अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्शन फोर्स के लिए ही ये एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है। ये किसने हमारा प्रेडिक्ट किया? सर आइजैक न्यूटन ने। और वहाँ से उन्होंने और एक चीज़ बोला कि ये अट्रैक्शन जो है वो कहाँ से? सेंटर टू सेंटर में है। मतलब यहाँ से सेंटर नहीं, यहाँ से सेंटर नहीं, कहाँ से कहाँ? सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। और यहाँ से सर न्यूटन ने अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या जिसको आज हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं, वो भी किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने। और इसका मेन जो हम लोग का जो फोकस था सर आइजैक न्यूटन का, कि ग्रेविटेशन का एक आइडिया देना आप लोग को। आज तक ग्रेविटेशन के ऊपर काम चल रहा है, तो ग्रेविटेशन कैसे काम करता है हमें ये पता है, तो ग्रेविटेशन क्यों होता है हमें ये अभी तक नहीं पता। ये हम लोग अभी भी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से फॉलो कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि है हम लोग ये पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं पहले स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, फिर आप लोगों को मैं समझाऊंगा। द फोर्स ऑफ attraction between any two bodies is directly proportional to the product of their masses, product of their masses and inversely proportional to the square of the distance। तो देखिए एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यह है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब देखिए अगर एक बॉडी जिसका मास m1 इधर है, एक है m2, m1 है पॉइंट ए में, m2 है पॉइंट बी में, दोनों का बीच में सेपरेशन अगर है r, दोनों के बीच में सेपरेशन है r, तो जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोज, दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर m है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कंबाइन करके? F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो F इक्वल्स टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। और g क्या है? g हम लोग का है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिस वैल्यू को आप लोग को जानना पड़ेगा, आप लोग को प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा इससे, जो कि 6.67 10⁻⁻11 क्या हो जाएगा इसका यूनिट? हम लोग का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देख पा रहे हैं, और g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और g का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि g का वैल्यू हर जगह सेम रहे। कैपिटल G का वैल्यू जो कि है न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका वैल्यू हर जगह सेम टू सेम रहे, कहीं भी चेंज नहीं करेगा। अर्थ में भी G का वैल्यू यही रहेगा, मून में भी रहेगा,
मार्स में भी रहेगा, जुपिटर में भी रहेगा, प्लूटो में भी रहेगा, नेपच्यून में भी रहेगा, यूरेनस में रहेगा, हर जगह जी का वैल्यू सेम टू सेम यही रहेगा। दिस इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले आप लोगों को ये वाला जानना पड़ेगा। और यहाँ से तो हम लोग समझ गए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म सीख गए, लेकिन हमें इसका वेक्टर फॉर्म भी जानना पड़ेगा। इसका वेक्टर फॉर्म क्या है? इसका वेक्टर फॉर्म क्या है? इसका वेक्टर फॉर्म में F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और आर कैप का डायरेक्शन किस तरफ है? आर कैप का डायरेक्शन है इस तरफ, यह है आर कैप का डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि अट्रैक्टिव फोर्स है इस तरह, अट्रैक्टिव फोर्स, सो इसलिए यहाँ पर पहले एक माइनस आएगा। माइनस क्यों? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हम लोग माइनस बिठाते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या है? F इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 आर स्क्वायर इंटू आर कैप, माइनस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अट्रैक्टिव फोर्स। और भी अगर मैं डिटेल्स में जाऊं तो मैं कह सकता, आप लोग बाद में अगर हायर स्टडीज में फिजिक्स लें तो तब आप लोग सीखेंगे कि एक सेंट्रल फोर्स के बारे में। तो सेंट्रल फोर्स में जो भी हम लोग करते हैं उधर एक नेगेटिव आता है। सो ग्रेविटेशन किसके अंदर पड़ता है? एक सेंट्रल फोर्स के अंदर। ग्रेविटेशन इज ए सेंट्रल फोर्स। अभी आप लोग को सेंट्रल फोर्स के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं क्लास 11 में, लेकिन हायर स्टडीज़ में आप लोग अगर फिजिक्स लेकर पढ़े या आप लोग ग्रेविटेशन के ऊपर कोई रिसर्च करें तब आप सभी लोग को पता चलेगा कि सेंट्रल फोर्स के अंडर ही क्या पड़ता है? हम लोग का ग्रेविटेशन पड़ता है। तो F इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ से हम जो पढ़ेंगे अभी दो चीज़ हमें निकालना पड़ेगा, एक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये दो चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से हम लोग सीखेंगे कैसे वेरियस ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हम लोग निकालते हैं। तो देखिए क्या चीज़ है, हम लोग अभी सबसे पहले सीखेंगे किसके बारे में? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये जब आप लोग क्लास 12 में सीखेंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके साथ बहुत ही रिलेट कर पाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E हम लोग जानते हैं F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, हम लोग ये जानते हैं, ये हम लोग को पता है। अगर नाउ इफ m1 इक्वल्स टू m एंड m2 इक्वल्स टू 1, देन क्या हो जाएगा? देन हम लोग लिख पाएंगे F इक्वल्स टू जी m1 या जी m बाई आर स्क्वायर, और तब हम लोग F को लिखेंगे E से, F को लिखेंगे E से जी m बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है यहाँ पर हम लोग, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है मैं देखिए, अगर m1 इक्वल्स टू m एंड m2 इक्वल्स टू 1, या आप लोग देखिए ये आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे, मैं और भी डिटेल्स में करवा रहा हूँ। देखिए तो मैं इसको लिख पा रहा हूँ f बाई m2 जी m1 बाई आर स्क्वायर, या E इक्वल्स टू जी m बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर हम लोग E को लिख रहे हैं f बाई m2 को एंड m1 को हम लोग m कंसिडर कर रहे हैं। इसी चीज़ का नाम है हम लोग का क्या? और E इक्वल्स टू, और हमारा यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ए यूनिट मास टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ए पॉइंट मास, the force attracts to a point mass is on a body is called gravitational field intensity. Gravitational field intensity. Gravitational field intensity.
ये इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है। जब मैं वेरियस केसेस के लिए ई का वैल्यूज निकालूंगा तब आप लोग इसका सिग्निफिकेंस समझेंगे। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशन का बहुत ही दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है। तो फील्ड इंटेंसिटी समझ गए, एकदम इजी चीज है। अभी हम लोग सीखेंगे ग्रेविटेशनल, पहले पोटेंशियल एनर्जी सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल। अभी हम लोग सीखेंगे क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को क्या पता है, F इज इक्वल्स टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, ये हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है। और हमें क्या पता है, वर्क डन dw इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर, ये हमें पता है। dw इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर, ये हमें पता है। और ये डॉट मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक मतलब वेक्टर, मतलब डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर एफ डॉट डी आर, और हम लोग का वेक्टर फॉर्म क्या है, माइनस Gm1m2 आर स्क्वायर इंटू आर कैप, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस Gm1m2 बाई आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर का मतलब क्या है, डी आर का मतलब डी आर डॉट आर कैप, डी आर वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, माइनस Gm1m2 बाई आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा, ये हो जाएगा dw। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, सो टोटल वर्क डन कोई हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल वर्क डन ड्यू टू द टू मासेस क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यू मतलब अगर मैं डब्ल्यू ही लिखूं, सेम ही चीज़ है, वर्क डन मतलब तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी का कुछ बात ही नहीं है तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो यू इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस Gm1m2 बाई आर स्क्वायर डी आर। कहाँ से कहाँ, अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, यहाँ से यहाँ, इसका मास है m1, इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका मास है m2, पोजीशन वेक्टर r2, तो कहाँ से कहाँ तक होगा, r1 से r2 तक, यही तो होगा फॉर्मूला। तो मतलब क्या हो जा रहा है, माइनस Gm1m2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, डी आर बाई आर स्क्वायर r1 टू r2, तो क्या हो जाएगा, माइनस Gm1m2 माइनस 1 बाई r1 टू r2, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा। सो Gm1m2 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1, ये एक तो फॉर्म आ रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ये माइनस और ये माइनस कॉमन हो गया। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, देख लीजिए, अल्टीमेटली हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा है, क्या आ रहा है कि देयरफॉर u इक्वल्स टू Gm1m2 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1। लेकिन हम लोग इस फॉर्म में नहीं रखेंगे, हम लोग सामने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक अट्रैक्टिव क्वांटिटी है, तो हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, Gm1m2 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी अगर हम लोग यहाँ से स्पेशल केस लेंगे, जो कि फॉर एनी सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, जो कि होगा एनी सेलेस्टियल बॉडीज के लिए क्या होगा, इफ r1 इक्वल्स टू क्या, r1 इक्वल्स टू r एंड r2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, u इक्वल्स टू माइनस Gm1m2 1 बाई r1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। अभी 1 बाई इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1 बाई इन्फिनिटी का मतलब है 0, सो माइनस Gm1m2 बाई r, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी केसेस। दिस इज, यही एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे, Gm1 माइनस Gm1m2 बाई r ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। सिंपली जो डेफिनेशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
potential is gravitational potential energy per unit mass, that is V equals to U by M। ये है, यही है कंडीशन। तो हम लोग जानते हैं कि U क्या है, G M1 M2 बाई R, सामने एक माइनस रहेगा, ये है। तो नाउ हम लोग कह सकते हैं U बाई M2 इक्वल्स टू माइनस G M1 बाई R। तो इसी को हम लोग V कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं G M बाई R, जहाँ पर हमने M1 को M कंसिडर किया है। और ये हो जा रहा है सिंपल एक्सप्रेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। सो क्या हम लोग का हो जा रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस GM बाई R। और इलेक्ट्रिक का क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी GM बाई R स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का GM बाई R स्क्वायर। अभी हम लोग को जो लास्ट चीज़ करेंगे, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। क्या बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अभी हम लोग यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन E एंड V, रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो ये दोनों फॉर्मूला पता है, तो हमें सिंपली पता है F इज इक्वल्स टू M इंटू E, यह हमें पता है। सो वर्क डन dW इक्वल्स टू F डॉट dr। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, M E डॉट dr हमें यह मिल रहा है। और ये वर्क डन का मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू M E डॉट dr और du बाई M इक्वल्स टू E डॉट dr। और du बाई M मतलब क्या, यही तो है dV पोटेंशियल, du बाई M मतलब ही तो है dV, दैट इज E डॉट dr। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमें एक मिलेगा कि देयरफॉर E इक्वल्स टू dV dr, हमें ये मिलेगा एक्सप्रेशन E इक्वल्स टू dV dr। हाँ, E इक्वल्स टू dV dr इंटू एक तो इधर रहेगा R कैप रहेगा। जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, E तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर एक R कैप रहेगा, दिस इज द कंडीशन। और जब हम लोग V का फॉर्म लिखेंगे, V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, दिस इज द रिलेशन बिटवीन V एंड E। ये आप लोग क्लास 11 तक यही रिलेशन ही इनफ है। जब आप लोग थोड़ा हायर क्लास में जाएंगे, तब आप लोग जो फॉर्मूला सीखेंगे कि E इज इक्वल्स टू ग्रेड ऑफ V, तब आप लोग ये सीखेंगे, जहाँ पर इसको बोलते हैं नेबुला ऑपरेटर। मैं अपने इस चैनल में भी कुछ इसके बारे में वीडियोस छोड़ा हूँ। जब मैंने ग्रेडियंट पढ़ाया था, डाइवर्जेंस पढ़ाया था, तब मैंने इसके बारे में देखा था। आप लोग मेरे जो BSc स्टूडेंट्स या BTech स्टूडेंट्स के लिए जो सब वीडियोस है, वो जाके भी देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने नेबुला ऑपरेटर के बारे में बताया था या डेल ऑपरेटर के बारे में बताया था। इसका मतलब क्या है, I डेल डेल x प्लस J डेल डेल y प्लस K डेल डेल Z। ये आप लोग 11 में नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन आप लोग अगर अपने जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहें तो ये जान सकते हैं। और जहाँ पर हम लोग का dr क्या है, dr है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ये कुछ रिलेशंस हैं और ये भी सिमिलर। सो E इक्वल्स टू ग्रेड V। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। पॉइंट मास के लिए हम लोग सीखेंगे, एक रिंग के लिए सीखेंगे, सॉलिड स्फीयर के लिए सीखेंगे, यूनिफॉर्म शेल के लिए सीखेंगे। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही डिटेल्स में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा सब कुछ। कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।